हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर का ही नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्पेशली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जेई मेंस, एडवांस और नीट में तो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बट जिनको 12th बोर्ड देना है वो बच्चे बहुत ही ध्यान से देखेंगे पूरी वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में जो कि बोर्ड देने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो हेडिंग आ रहा है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं। तो मेनली वहाँ पे मैंने टाइप लिख के छोड़ दिया था। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है मेनली 3 टाइप का आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही क्लियर है यहाँ पे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या, कोई एक ऐसा स्पेसीज जो कि दूसरे स्पेसीज को रिप्लेस करे, और वो रिप्लेसमेंट अगर किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो रहा है यहाँ पे, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस एक्स को रिप्लेस कर दे रहा है यहाँ से और खुद न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो रहा है RCH2 के साथ। तो RCH2 NU बन जा रहा है और ये एक्स यहाँ से बाहर चला जा रहा है इस केस में। तो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट हो रहा है एक्स का, वो किसके द्वारा हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो रहा है। दैट मीन्स इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत सिंपल सा है। अब जो यहाँ से एक्स बाहर चला गया, तो एक्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लिविंग ग्रुप। क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा रखा है, यहाँ पे एक अलग से टॉपिक था लिविंग ग्रुप का। अब यहाँ पे एक्स जो बाहर जा रहा है, तो ये लिविंग ग्रुप इसको बोल रहे हैं और ये न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहा है और ये फाइनली प्रोडक्ट बना दे रहा है यहाँ पे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तीन तीन पॉसिबिलिटी रहा था इस केस में। तीन जो पॉसिबिलिटी रहा था इस केस में यहाँ पे है। तो पहला जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, रिप्लेसमेंट तो करना यहाँ पे है, बट पहला पॉसिबिलिटी ये है कि एक्स यहाँ से बाहर चले जाए, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ऐड हो, ये पहला केस रहता है। दूसरा केस क्या होगा कि एक्स भी बाहर जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी ऐड कर रहा हो साथ में। तीसरा केस क्या बनता है कि पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाए और बाद में एक्स माइनस यहाँ से बाहर जाए। ये तीन केस। देखिए आप लोग ऐसे समझे सिंपल लैंग्वेज में कि आपको अगर कोई भी दो सामान लाने के लिए बोला जाए मार्केट से, एक बुक बोला जाए और एक पेन बोला जाए वहाँ पे, तो एक बुक और एक पेन अगर लाना हो मार्केट से, तो उसको आप कितने तरीके से ला सकते हैं। तो पहला काम क्या कीजिएगा आप लोग कि पहले बुक ले आना होगा, उसके बाद पेन लाएंगे। दूसरा काम क्या होगा, बुक और पेन साथ में ले आएंगे। तीसरा काम क्या होगा, पेन को पहले ले आएंगे और उसके बाद बुक को लाएंगे। तो ये तीन तरीका हो सकता है वहाँ पे किसी भी काम करने के लिए। तो यहाँ भी सेम है कि एक्स को पहले ले बाहर कर रहे हैं, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर रहे हैं। दूसरा केस क्या होगा इसमें कि एक्स को भी बाहर कर रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल को भी साथ में ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे ये दूसरा केस है। तीसरा केस क्या रहेगा यहाँ पे कि न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हो जाए, उसके बाद लिविंग ग्रुप बाहर जाती है। तीन डिफरेंट डिफरेंट केस बनता है, इस तीनों केस को ध्यान से देखिएगा। तो मैंने पहला केस वन लिया हुआ है, केस वन। केस वन में इफ़ लिविंग ग्रुप इज क्लीव्ड फर्स्ट, तो लिविंग ग्रुप को पहले रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे एलिमिनेट कर रहे हैं, इज क्लीव्ड फर्स्ट, देन न्यूक्लियोफाइल इज एडेड, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे। तो बेसिकली ये दो स्टेप का रिएक्शन हो गया। पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं हम लोग, लिविंग ग्रुप को बाहर कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं वहाँ पे, और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं, ये जो जनरल रिएक्शन था ऊपर में यहाँ पे है, इसी जनरल रिएक्शन का प्रॉपर मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे कैसे फॉलो करके ये प्रोडक्ट बना रहा होगा यहाँ पे। तो स्टेप वन क्या बोलता है इस मैकेनिज्म का, स्टेप वन में यहाँ पे केस वन से क्लियर था कि लिविंग ग्रुप को पहले बाहर करना, दैट मीन्स ये एक्स माइनस को यहाँ से बाहर करना है। अब ये एक्स माइनस क्यों बाहर होगा यहाँ पे, तो इसको आप सिंपल तरीके से समझें। यहाँ पे एक्स का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज़्यादा है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। और जब ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा फाइनली, तो ये एक्स माइनस के फॉर्म में बाहर होगा, क्योंकि जिसका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज़्यादा है उसी पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहाँ पे। हम लोग पढ़ चुके थे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन में। तो ये एक्स माइनस बन गया, और जब ये एक्स माइनस बन गया दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर का इलेक्ट्रॉन बाहर लेके चला गया ये एक्स के साथ। तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, RCH2 प्लस। अब जैसे ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन बन गया। अब जैसे ये कार्बोकेटायन बन गया RCH2 प्लस, जो कि एक इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। अब यही RCH2 प्लस पे न्यूक्लियोफाइल जो था, वो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा इसमें, और ये फाइनली क्या बना लेगा, RCH2NU, इसके साथ आके कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बेसिकली दो स्टेप का रिएक्शन है यहाँ पे है।
अब देखना है कि दोनों स्टेप में स्लो स्टेप कौन सा है यहाँ पे। तो दोनों स्टेप में जो स्लो स्टेप होगा, हम लोग आगे इंपॉर्टेंट फीचर देखेंगे यहाँ पे क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। तो यहाँ पे ये दो स्टेप का रिएक्शन है यहाँ पे, जो कि केस 1 का है यहाँ पे। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फीचर, उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ तक हम लोग पहले समझ लेते हैं इस केस में, कि पहला जो इसका फीचर था कि नंबर ऑफ स्टेप्स केस 1 का, वो कितने स्टेप्स का था यहाँ पे, 2 स्टेप्स का था यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वही क्या रहता है, स्लो स्टेप। क्यों स्लो स्टेप, क्योंकि जनरली बॉन्ड डिसोसिएशन स्टेप ही स्लो स्टेप होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा होता है इस केस में यहाँ पे, तो ये एक्स माइनस के फॉर्म में बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या रहता है यहाँ पे, स्लो स्टेप रहेगा। इसको आप लोगों को याद रखना था ये। और जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, वहाँ पे आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बट जो स्लो स्टेप होता है, मल्टीपल रिएक्शन अगर आ रहा है उसमें जो स्लो स्टेप रहता है, उसी स्टेप के बेसिस पे उस ओवरऑल रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर पाते हैं हम लोग। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस का फुल फॉर्म क्या रहेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप है वही क्या रहता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिकल काइनेटिक्स एक टॉपिक रहता है, 12th में ही पढ़ना रहेगा आप लोगों को। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वही क्या है, स्लो स्टेप, जिसमें कि कार्बोटेन फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट है इसमें कि इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन, और जहाँ कहीं भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है वहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो पाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होना शुरू हो जाता है इस केस में। तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में इसलिए स्पेसिफिक कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट मैंने पढ़ा रखा है। तो जो लोग इस वीडियो को देखने डायरेक्टली देख रहे हैं तो पहले कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का वीडियो देखें, उसके बाद ये चीज़ें समझ में आ पाएगा आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पहले आप उस वीडियो को देखें, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। जब हम लोग रिएक्शन का एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो जहाँ कहीं भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा हो तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, उसी पॉइंट को लिखा गया यहाँ पे। अब इसका रेट लॉ इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, रेट लॉ इक्वेशन लिखना है यहाँ पे। तो जब रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं हम लोग इस केस में यहाँ पे, बाकी ये केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है, फिर भी मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत लोग अभी पढ़े नहीं होंगे इसमें। तो यहाँ पे जब रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं तो आर इजकल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ RCH2X सबस्ट्रेट। के क्या यहाँ पे बच्चों, रेट कांस्टेंट, आर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इसमें जो स्लो स्टेप आ रहा था यहाँ पे, जो स्लो स्टेप आ रहा था इस केस में यहाँ पे पहला स्टेप ही था। और इस फर्स्ट स्टेप में सिर्फ RCH2X ही इन्वॉल्व है यहाँ पे, इसके अलावा कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल या बाकी कुछ इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। तो इसका जो सबस्ट्रेट है सिर्फ इसमें इसी का कंसंट्रेशन लेना है जब इसका हम लोग रेट लॉ इक्वेशन लिख रहे होंगे यहाँ पे। तो आर इजकल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ RCH2X, तो इसमें एक ही मोलिक्यूल आ रहा है यहाँ पे, ये तो कॉन्स्टेंट है यहाँ पे। तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के कंसनट्रेशन पे इसका रिएक्शन देखते हैं। इस SN1 का मतलब क्या रहता है यहाँ पे, उस पॉइंट पे आप, इस पॉइंट पे हम लोग आते हैं अभी बाद में। तो जैसे यहाँ पे रेट लॉ इक्वेशन मैंने लिख लिया यहाँ पे है, ये क्या था, रेट लॉ इक्वेशन। अब इसका एक ऑर्डर देखते हैं यहाँ। ऑर्डर जो रहता है बेसिकली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहता है। इस सबस्ट्रेट के पावर में जो चार्ज है यहाँ, ये पावर में जो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 मान के चलते, ऑर्डर क्या रहेगा इसका 1। अब इसका मोलिकुलरिटी की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो इसका जो मोलिकुलरिटी रहेगा, इस रेट लॉ इक्वेशन में सिर्फ एक ही मोलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे स्लो स्टेप में। और अगर एक ही मोलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगा, 1। तो मोलिकुलरिटी जो रहता है वो थ्योरेटिकल वैल्यू होता है। रेट लॉ इक्वेशन में कितना मोलिक्यूल इन्वॉल्व है, वहाँ पे कितना मोलिक्यूल को लिखा गया है, उसी के बेस पे हम लोग क्या डिसाइड कर पाते हैं, मोलिकुलरिटी। तो मोलिकुलरिटी क्या आ गया बच्चों, इसका 1। और मोलिकुलरिटी 1 आने का मतलब क्या था, यूनिमोलिकुलर। तो जो यहाँ पे आ गया यूनिमोलिकुलर, और हम लोग पढ़ क्या रहे थे यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको अगर ऐड कर दिया जाए वहाँ पे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसी को हम लोग क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, SN1 से लिखते हैं। तो बेसिकली जो केस 1 है वो बच्चों हमारा केस क्या है, SN1। 1 का मतलब क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग समझ पा रहे हैं मोलिकुलरिटी इसका 1 आ गया, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, यूनिमोलिकुलर। और SN का मतलब क्या था, 1 का मतलब क्या था बच्चों, यूनिमोलिकुलर। SN, N का मतलब क्या था यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक।
इसको पूरा लिख दूँ अगर यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 का फुल फॉर्म क्या आ गया बच्चों? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या NCERT बुक पढ़ेंगे तो उसमें इस टाइप से भी लिखा गया है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, इस टाइप से भी। बट ज़्यादा अच्छा क्या सुनने में लगता है बच्चों? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो SN1 का फुल फॉर्म यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो केस 1 जो है बेसिकली वो हमारा SN1 का केस, इसे मैंने पहले स्टार्टिंग में लिख रखा था, बट ये आता कहाँ से वो हम लोग नीचे से समझ पा रहे थे, क्योंकि केस 1 का जो मोलिकुलरिटी आ जा रहा है वो क्या आ जा रहा है बच्चों यहाँ पे 1, दैट मीन्स हम लोग क्या बोल रहे हैं? यूनिमोलिकुलर। अब इसको हम लोग केस 1 ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे उसको? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट मीन्स SN1 का केस। और इस SN1 रिएक्शन में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता रेट लाइक इक्वेशन में, दैट मीन्स जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, वहाँ पे उस पर डिपेंड नहीं करता वहाँ पे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना था यहाँ पे। SN1 रिएक्शन का जो रेट होता है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए आगे पॉइंट हम लोग कुछ देखते हैं यहाँ पे। तो SN1 रिएक्शन का जो रिएक्शन कंडीशन होता है, जो सॉल्वेंट यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, वो क्या होना चाहिए बच्चों? उसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो उस केस में वहाँ पे इजिली पोलराइज हो पाएगा, वो डिसोसिएट हो पाएगा वहाँ पे RCH2X बॉन्ड। तो इसको मैं और अच्छे से समझ पाता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, लेक्चर 3 में। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसको भी पहले आप जाके देखें वहाँ पे। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या था बच्चों? वाटर मान के चलते हैं यहाँ पे। अब जो वहाँ पे ऊपर में जो डिसोसिएशन के बाद प्रोडक्ट बन रहा था वो RCH2, एक कार्बोटाइन बन रहा था और एक X- बन रहा था वहाँ पे। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो कार्बोटाइन बना था, ये दो कंपोनेंट में ब्रेक हुआ था, RCH2+ और X- में जो स्टेप 1 था। तो अब होता क्या, ये जो कार्बोटाइन बन गया यहाँ पे, तो वाटर का जो निगेटिव पार्ट है, H निगेटिव डायपोल जो है वहाँ पे, और भी बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, मैं 2-3 यहाँ पे ले रहा हूँ, इसमें जितना दिखाना है आप लोगों को दिखा सकते हैं। इसमें यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो केटाइन बन गया, तो केटाइन जो है वाटर के नेगेटिव डायपोल से अट्रैक्टेड होता है, इसको स्टलाइज करता है यहाँ पे वाटर बाई आयन डायपोल इंटरेक्शन। और सिमिलरली X- जो नेगेटिव पार्ट है, एनाइन आ रहा है यहाँ पे, तो इस एनाइन को वाटर का जो पॉजिटिव डायपोल है H वाला, वो इसको क्या करेगा? स्टलाइज करने का काम करेगा यहाँ पे HOH। तो यहाँ पे होता क्या, जो कैटायनिक पार्ट है वाटर के नेगेटिव डायपोल से स्लाइज होता है, और जो एनायनिक पार्ट है वो वाटर के पॉजिटिव डायपोल से स्लाइज होता है बाय आयन डायपोल इंटरेक्शन। जिसके चलते वो बोलते हैं कि जो वाटर है, दैट मीन्स कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वो केटाइन और एनायन को इजिली स्टेलाइज करने का काम करता है। और अगर स्टेलाइज कर रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर वो इजिली बॉन्ड डिसोसिएट हो पाएगा, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन के बाद वो स्टेबल बन जा रहा है बाई आयन डायपोल इंटरेक्शन। जिसके चलते हम लोग यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर पाते हैं यहाँ पे। ये रीजन आप लोगों को याद रखना था यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो SN1 रिएक्शन में नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? वीक। वीक न्यूक्लियोफाइल इसलिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि जब वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, चलिए मैं नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो X है, तो जब वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो X- के बाहर जाने का वेट करेगा। जब वो कंप्लीट कार्बोटाइन बन जाएगा उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और स्ट्रांग होगा तो क्या होगा बच्चों? जैसे स्ट्रांग होगा तो ये लिविंग ग्रुप के बाहर जाने का वेट नहीं करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर देगा, उसके बाद फिर X को बाहर करेगा या साथ में बाहर करेगा। दैट मीन्स वो केस दूसरा केस बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि पहले लिविंग ग्रुप को बाहर जाने देगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। और वीक न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों? तो जितना भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो जितना भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा, लाइक वाटर भी एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, अमोनिया होगा, कोई भी अल्कोहल होगा, एमीन होगा RNH2। तो जो भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है वो सब लोग वीक के कैटेगरी में रखते हैं, तो वो वीक न्यूक्लियोफाइल है वहाँ पे, इसको याद रखना था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ RX। बच्चों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही डिटेल हम लोग यहाँ पे स्टडी किए हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप पेशेंस रख के देखेंगे यहाँ पे, तो फिर वीडियो को पूरा ये चीज़ें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 क्या होता है, इसको अच्छे से समझ पाएंगे।
इवन 12th बोर्ड में तो डायरेक्टली ये आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन SN1 रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ आर एक्स के टर्म में रिएक्टिविटी, दैट मीन सबस्टेट अगर आर अगर अलग अलग लिया जाए वहाँ पे तो फिर क्या होगा यहाँ पे। चलिए मैं एग्जांपल से बताता हूँ इसका मतलब क्या था यहाँ पे है कि 3 डिग्री RX अगर आ रहा है यहाँ पे इस टाइप का, CH3 यहाँ पे है, फिर क्या यहाँ पे CH3 CH2X और फिर लास्ट में क्या हो CH3X। अब इसमें क्या करना था बच्चों यहाँ पे है, तो SN1 में पहला काम क्या करते थे, लिविंग ग्रुप को बाहर करना था। तो हम लोग SN1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे लिविंग ग्रुप को बाहर करेंगे बच्चों यहाँ पे है, तो उसमें क्या जाना है वहाँ पे है, एक्स माइनस को यहाँ से बाहर करेंगे, यहाँ से भी एक्स माइनस को बाहर करना है, यहाँ से भी एक्स माइनस को बाहर करना है और एक्स माइनस को यहाँ से भी। तो जैसे ही एक्स माइनस के फॉर्म में बाहर जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज, जब ये एक्स माइनस बाहर चला जाएगा। अब देखने जो पॉजिटिव चार्ज रहती है टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी और ये सुपर प्राइमरी टाइप से बन जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बच्चों यहाँ पे, मैं इसमें अगर बताऊँ इस केस में यहाँ पे है, सिर्फ इस पार्ट में अगर देखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 अल्फा CH है, 9 हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन है यहाँ पे, प्लस 3 प्लस I ग्रुप भी है यहाँ पे। तो ये जो बनने वाला कार्बोकैटायन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा अगर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है यहाँ पे है, दैट मीन्स ये आसानी से बनना चाहेगा और उसका रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट मीन्स 3 डिग्री RX हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा, उसका रेट हमेशा क्या होगा वहाँ पे ज़्यादा रहेगा SN1 में, देन 2 डिग्री RX, देन 1 डिग्री, देन CH3X। तो इस तरीके से हम लोग सोच पाते हैं यहाँ पे। तो ये एग्जाम्पल आप क्लियरली समझेंगे आप लोग, क्योंकि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन या रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन जो होता है, कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही उसका रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा वहाँ पे। तो ये आप लोगों को याद रखना था। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप अगर लिया जाए, इसमें से एक बच्चों RI है, यहाँ पे है RBr है, RCl है और RF है। तो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी होता है वो I माइनस का ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है। अब ये देखिए यहाँ पे होता है क्या कि एक जो वीडियो लेक्चर है दूसरे से लिंक रहता है यहाँ पे, जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे फिर आगे का आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग पहले वहाँ पे जाके देखें कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसे चेक करते हैं वहाँ पे। तो आई माइनस का लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज़्यादा, दैट मीन्स इसका रेट ज़्यादा होगा, देन RBr, देन RCl, देन RF। इस तरीके हम लोग चेक कर पाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पे है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का मतलब यहाँ पे है कि हम लोग यहाँ पे ये आर का मतलब क्या था बच्चों, रिएक्टेंट, और पी का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट, तो यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे है, फिर यहाँ पे जाता है ऊपर, फिर इसकी एनर्जी कम होगा और इसका एनर्जी फिर फाइनली यहाँ पे पी बन जाता है, इसके इसमें ये फाइनली प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये 2 स्टेप का रिएक्शन है बच्चों। तो पहला स्टेप ये दिखा रहा था, ये फर्स्ट स्टेप, और ये सेकेंड स्टेप रहा था यहाँ पे। और ये जो बच्चों दिखाता है ये इंटरमीडिएट को दिखाता है यहाँ पे। तो इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या रहा था, RCH2 प्लस और X माइनस आ रहा था यहाँ पे। तो ये हमारा इंटरमीडिएट था। तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब जब 2 स्टेप का रिएक्शन जब भी होगा तो वहाँ पे एक इंटरमीडिएट होगा ही होगा वहाँ पे बच्चों, इसको ध्यान से देखना है। और जो ऊपर जो कर्व दिखाया गया बच्चों यहाँ पे है, इसको बोलते हम लोग TS। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे यहाँ पे है, TS, ट्रांजिशन स्टेट। और इसको भी बच्चों क्या बोलेंगे यहाँ पे, TS, ट्रांजिशन स्टेट। तो फर्स्ट वाले पीक को क्या बोल रहे हैं, TS1, ट्रांजिशन स्टेट 1, और सेकंड वाले को बच्चों क्या बोल रहे हैं, TS2, ट्रांजिशन स्टेट 2। तो जितने स्टेप का रिएक्शन होगा उतना ही ट्रांजिशन स्टेट होगा। अगर नंबर ऑफ स्टेप्स, अगर चलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ यहाँ पे कि नंबर ऑफ स्टेप्स किसी रिएक्शन में अगर 2 आ रहा है तो उसमें ट्रांजिशन स्टेप जो होगा वो भी क्या होगा, 2 होगा। इंटरमीडिएट जो होता है वहाँ पे है, जितना TS होगा इंटरमीडिएट उससे एक कम होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 1, दैट मीन्स 1। तो जितना भी स्टेप्स का रिएक्शन है उससे कम स्टेप्स का, उससे कम इंटरमीडिएट बनता है वहाँ पे है। मान लेते हैं कि 3 स्टेप्स का रिएक्शन होगा तो उसमें क्या बनेगा, 2 इंटरमीडिएट। इस टाइप में वो देखेंगे वहाँ पे है। और जितने स्टेप्स का रिएक्शन है उतना ही TS
ट्रांजिशन स्टेट बनता है बच्चों। तो अगर एक ही स्टेप का रिएक्शन होगा तो उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा, बट उसमें दो, सॉरी, अगर एक ही स्टेप का रिएक्शन तो उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बट नो इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे फिर से समझेंगे इस केस में हम लोग बच्चों। यहाँ पे जो पहला वाला कर्व है इसको हायर दिखाया गया, दैट मीन्स ये स्लो स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो भी स्टेप में कर्व अगर हायर दिखाया जा रहा है, पीक अगर उसका हायर है वहाँ पे, दैट मीन्स वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लो स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों यहाँ पे। और ये फाइनली प्रोडक्ट आ रहा है, इसका एनर्जी कम है, दैट मीन्स ये ज़्यादा स्टेबल आ रहा है यहाँ पे। इस तरीके से हम उसको दिखा पाते हैं इसका यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है इसमें इसका SN1 का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है यहाँ पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं, तो कंक्लूजन लिख दिया गया यहाँ पे, पहले देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। ये कोई कायरल सेंटर आ रहा है यहाँ पे बच्चों। अब कायरल सेंटर क्या होता है, इसके लिए मैंने स्टीरियोआइसोमेरिज्म कंप्लीट डिटेल में बता रखा है, कंप्लीट वीडियो बना रखा है यहाँ पे। स्टीरियोआइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे। तो ये एक कायरल सेंटर है बच्चों यहाँ पे। अब इसमें यहाँ पे हम लोग रिएक्शन कराते हैं। अब इसमें अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि SN1 में पहले लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता है, कार्बोटेन बनता है यहाँ पे। तो जैसे लिविंग ग्रुप Br- के फॉर्म में बाहर गया, तो अभी ये sp3 था यहाँ पे, टेट्राहेड्रल फिगर था। जैसे Br- बाहर गया, कार्बोटेन बनेगा इस कार्बन पे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, sp2। और sp2 जैसे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया वहाँ पे, तो उसका शेप भी चेंज होगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर। अब जो ये ट्राइगोनल प्लेनर आ गया यहाँ पे है, 120 डिग्री एंगल आ गया बच्चों यहाँ पे एक दूसरे के बीच में, 120 120 120 यहाँ पे। अब यहाँ पे देखने कि एक sp2 है, तो एक p इसके पास वैकेंट है, तो उसी वैकेंट p ऑर्बिट को यहाँ पे दिखाया गया बच्चों यहाँ पे। अब जब ये इधर भी 120 आ रहा है, इधर भी 120 आ रहा है, तो ये किसी भी साइड से आके अटैक कर सकता है। अब जो न्यूक्लियोफाइल जो सेकंड स्टेप में अटैक करेगा, तो जिस साइड से लिविंग ग्रुप बाहर गया था, इस साइड से बाहर जा रहा था, तीसरी साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है यहाँ पे है, क्योंकि इधर से लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा था इस साइड से, और उसी साइड से अगर आके अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तो उसको हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, फ्रंट साइड अटैक। तो जिस साइड से लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, उसी साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, फ्रंट साइड अटैक। और जब फ्रंट साइड अटैक यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा इस कार्बन पे, तो ये भी फिर से sp3 बन जाएगा। और ये जो न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है फ्रंट साइड से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन प्रोडक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे। अब क्या होता है, अब जो न्यूक्लियोफाइल है इधर से भी तो अटैक कर सकता है, इधर से भी 120 था, बैक साइड से बिल्कुल अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अटैक करेगा, तो बैक साइड बोलने का क्या मीनिंग था, कि जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल ये लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाए वहाँ पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैक साइड अटैक। और बैक साइड अटैक से जो प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों यहाँ पे है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। NU को इधर से दिखाया गया बैक साइड से, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो बच्चों यहाँ पे दो पॉलिबिलिटी है, एक रिटेंशन प्रोडक्ट भी बन रहा है और इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बन रहा है, और दोनों प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे। और दोनों ऑलमोस्ट हम लोग 50-50 मान के चलते हैं कि 50% क्या बनता है, रिटेंशन भी बन रहा होता है, और 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बन रहा होता है यहाँ पे, 50-50 अमाउंट में बन रहा होता है यहाँ पे। और दोनों अगर 50-50 अमाउंट में बन रहा है और एक ही कायरल सेंटर आ रहा है यहाँ पे है, तो दोनों का कन्फिग्रेशन क्या होगा, अपोजिट होगा। इसका अगर आर होगा तो इसका एस हो जाएगा यहाँ पे, और दोनों का कन्फिग्रेशन अगर अपोजिट आ रहा है और एक ही कायरल सेंटर है वहाँ पे, और इक्वल अमाउंट में लोग मान के चल रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, वहाँ पे रेसिड्यू मिक्सचर। आपको याद हो डिफिनेशन रेसिड्यू मिक्सचर का, इक्विमोलर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ इनान्सिमर पेयर। ये दोनों एक दूसरे का क्या रहेगा, इनान्सिमर पेयर रहेगा यहाँ पे, और इसी का इक्वल अमाउंट मिक्सचर के फॉर्म में आ रहा है, तो उसी को क्या बोल रहे हैं, रेसिड्यू मिक्सचर। अब यहाँ पे देखना हम लोग मान के तो चल रहे हैं कि 50-50 बन रहा होता है, बट स्लाइटली इन्वर्जन वाला जो रहता है, ये स्लाइटली ज़्यादा अमाउंट बन पाता है यहाँ पे। ये 52% और ये 48%। अगर ऐसा स्पेसिफिक दिया रहे कौन सा ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है, एक बार नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, तो 52% इन्वर्जन रहता है और 42% रिटेंशन बनता है यहाँ पे। कुछ नहीं दिया तो हम लोग 50-50 मान के चलते हैं। तो इसका जो SN1 का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री बच्चों को क्या रहता है यहाँ पे है, रेशियो मिक्सचर, अगर सिंगल कायरल सेंटर है तो। नेक्स्ट आता है हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी रेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है SN1 रिएक्शन का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इस पर बेस हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे वहाँ पे। तो अभी अब कुछ रिएक्शन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कि कुछ रिएक्शन अगर देखें तो वो रिएक्शन कैसे हम लोग कर पाते हैं यहाँ पे SN1 का।
तो यहाँ से रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है बच्चों। अब देखना यहाँ पे कि CH3 CH CH3 Cl है और ये तो सबस्ट्रेट हो गया। वाटर और AgNO3 है, तो वाटर जो है बच्चों ये खुद न्यूक्लियोफाइल भी है। और वाटर कैसा सॉल्वेंट है बच्चों? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जो कि SN1 रिएक्शन का रिएक्शन कंडीशन था। SN1 रिएक्शन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? वीक न्यूक्लियोफाइल। तो वाटर एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, दैट मीन्स वीक न्यूक्लियोफाइल भी है। और वाटर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, दैट मीन्स यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन से हम लोग आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 होगा या कुछ और होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे SN1 पढ़ें तो यहाँ पे SN1 हो पा रहा है। अब देखना बच्चों की यहाँ पे AgNO3 का क्या रोल है। तो यहाँ पे जो AgNO3 का रोल है बच्चों, तो AgCl, जो Ag है ये AgCl बन के बाहर जाएगा, और जो AgCl बन के बाहर जाता है वो PPT बनाता है। दैट मीन्स यहाँ पे AgNO3 का रोल इतना ही है कि वो Cl माइनस को इजीली बाहर करे, वहाँ पे AgCl बनाएगा वहाँ पे। और जैसे ही ये Cl माइनस को बाहर कर दिया बच्चों, तो ये क्या बना देगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस केस में। अब ये कार्बन ऑलरेडी ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पे, इसका कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। अब जो वाटर आ रहा था H2O, तो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर था वही आके अटैक कर देगा इस कार्बन पे। और जैसे आके अटैक करेगा बच्चों, यहाँ पे CH3 CH CH3 OH और H, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है यहाँ पे कार्बन को, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है OH और H। तो लास्ट स्टेप जो होता है बच्चों, AgCl तो बन गया, बच क्या गया था यहाँ पे NO3 माइनस। अब वही NO3 माइनस इस H प्लस को बाहर करेगा, डीप्रोटोनेट। H प्लस को बाहर करना, दैट मीन डीप्रोटोनेशन स्टेप बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हमेशा वाटर जब भी आके अटैक करेगा तो इस फॉर्म में अटैक करेगा, लेकिन उसका हमेशा डीप्रोटोनेशन हो जाना है वहाँ पे, क्योंकि ये H बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। और ऐसे ही डीप्रोटोनेट हो गया यहाँ पे, तो ये बच क्या गया, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा यहाँ पे है। और ये क्या बच जाएगा यहाँ पे OH। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बच जाएगा बच्चों, CH3 CH CH3 और OH, ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे। आगे देखना है बच्चों यहाँ पे, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसमें कि AgNO3 का रोल क्या है, Cl माइनस को बाहर करना, AgCl PPT बनाएगा वहाँ पे है। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे कार्बोटेन बना, वाटर का ऑक्सीजन का लोन पे आकर अटैक करेगा, और लास्ट में क्या होगा, H प्लस बाहर चला जाएगा, डिप्रोटोनेट हो जाएगा और ये अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पे। ये अल्कोहल का फॉर्मेशन भी होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है बच्चों इसमें सेकेंड एग्जाम्पल, CH3 CH CH3 Br। यहाँ भी सेम AgNO3 का रोल क्या है, Br को बाहर करना Br माइनस के फॉर्म में। जैसे ये Br माइनस के फॉर्म में बाहर गया, इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के बाहर चला गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोटेन बन गया। अब ये ऑलरेडी ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं करना है। तो अब जो CH3OH है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा ये आके अटैक करेगा, जैसे अटैक आके किया यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि अपना लोन पेयर डोनेट कर दे रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज। और लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, यहाँ पे डीप्रोटोनेशन हो जाना है, H प्लस को बाहर कर देना है यहाँ पे। और जैसे H प्लस बाहर होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो NO3 माइनस उसको इजीली बाहर कर पाएगा वहाँ पे। तो ये CH3 CH CH3 OCH3 ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे हम लोग, CH3 CH CH3 CH2 Br। अब जब यहाँ से Br बाहर जाएगा बच्चों, तो ये क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे है CH3 CH CH3 और ये CH2 प्लस। बट बच्चों देखने कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट आ रहा है इस केस में यहाँ पे है, अभी यहाँ पे इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे एक ही हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है कार्बोटेन का, और कार्बोटेन रीअरेंजमेंट में मैंने एक अलग से टॉपिक एक इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना रखा है, तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखें। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ का जो एक H है ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और जैसे वो आएगा वहाँ पे तो ये क्या बना देगा, CH3 CH3। अब वो H माइनस यहाँ से आएगा ये, तो ये CH3 ये भी बन जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब ये टर्सरी कार्बोटेन बन गया, 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा स्टेबल आ गया। वाटर का OH आके ऐड हो जाना है, लास्ट में तो डीप्रोटोनेशन होना है, तो हम लोग सिंपली ये बोलेंगे कि वाटर का OH आके ऐड हो जाएगा। और जैसे वाटर का OH आके ऐड हो जाएगा, इसमें प्रोडक्ट क्या बनना है बच्चों, यहाँ पे CH3 COH CH3 और ये CH3 बन जाना है यहाँ पे, इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा इस केस में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है फोर्थ, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये टर्सरी कार्बोटेन बनेगा, जैसे यहाँ पे Cl माइनस बाहर जाएगा, तो इसमें डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जिसका फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो वहाँ पे डायरेक्टली OH आके ऐड कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। जैसे कार्बोटेन बनता है यहाँ पे OH आके ऐड हो जाएगा। अब इस केस में देखने बच्चों यहाँ पे, तो इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज।
अब क्या होगा यहाँ पे है, जैसे Cl- बाहर गया, SN1 का केस है। कुछ बच्चे को समझ में नहीं आता कि इसमें सर पता कैसे करेंगे SN1 है यहाँ, तो जो रिएजेंट दिया हुआ उसको देखना है यहाँ पे। तो जो रिएजेंट है यहाँ पे वाटर है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है जो कि SN1 के लिए चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, और ये खुद भी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है। दैट मीन यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा ना, SN1। और SN1 होगा तो पहला स्टेप क्या होगा, कार्बोटाइन बनेगा यहाँ पे। और जैसे कार्बोटाइन बन गया तब यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 to मिथाइल शिफ्ट हो जाना है, वो ये 1 और 2, क्योंकि ये मोर स्टेबल बनना चाहेगा। तो जैसे ये 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा तो ये CH3 पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, CH2 CH3। अब जैसे यहाँ पे आ गया कार्बोटाइन, अब जो वाटर रहेगा यहाँ पे, वाटर का OH आके ऐड हो जाना है यहाँ पे। तो फाइनली पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे वो हट जाता है और वाटर का OH आके ऐड हो जाएगा। तो ये बच्चों फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे हैं 6 एग्जाम्पल में। यहाँ पे तो यहाँ भी Cl को बाहर करना है, वाटर है, SN1 रिएक्शन होगा यहाँ पे। यहाँ भी क्या होगा, SN1, ये बेसिकली सब SN1 रिएक्शन होना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग SN1 का रिएक्शन कर रहे हैं, बट एग्जाम में तो कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो वहाँ पे रिएजेंट के थ्रू हम लोग समझ पाएंगे। अब जैसे यहाँ से Cl- बाहर गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बट वो और भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। तो यहाँ का जो एक H है वो H- के फॉर्म में इधर शिफ्ट होगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, और ये टर्सरी कार्बोटाइन बन जाएगा। तो सिंपली कार्बोटाइन रिअरेंजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। और जैसे वो कार्बोटाइन रिअरेंजमेंट होकर ये बन जाएगा यहाँ पे, तो अब फाइनली क्या होगा, वाटर का OH आके ऐड हो गया, ये मोर स्टेबल कार्बोटाइन बन गया यहाँ पे। इसमें ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा इस केस में। अब बच्चों यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे है यहाँ से भी Br को बाहर करेंगे। जैसे Br को बाहर करेंगे उस केस में यहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अभी वो भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन है यहाँ पे है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा बच्चों, ये H जो था यहाँ का, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा ये, तो ये H- के फॉर्म में यहाँ पे आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो ये भी टर्सरी कार्बोटाइन बच जाएगा बच्चों। और जैसे यहाँ पे बन गया, अब जो रहेगा यहाँ पे CH3OH दिया गया, तो जो भी है यहाँ पे है, तो CH3OH भी है यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, जो OH है इसका लोन पर आके अटैक करता है यहाँ पे इस कार्बन पे, और बाद में डिप्रोटोनेशन हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनता है इस केस में, प्रोडक्ट यहाँ पे है CH3 और ये OCH3। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे इस एग्जांपल में 8th एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जांपल है ये, इसको देखना है। तो जैसे बच्चों Cl बाहर जाएगा वहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बच्चों ये रिंग एक्सपेंशन होता है। कैसे कराता है रिंग एक्सपेंशन, तो कार्बोटाइन रिअरेंजमेंट में वहाँ पे मैंने दे रखा है डिटेल में, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली करा देता हूँ रिंग एक्सपेंशन। अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है इस केस में, इसको 1 बोलते हैं हम लोग, इसको 2, और इसको 3, और या फिर इसको 3। तो अब क्या होता है यहाँ पे 1 3 को कनेक्ट करते हैं बेसिकली हम लोग यहाँ पे है, और 2 3 का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हैं यहाँ पे है। तो जैसे 2 3 का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे तो 3 जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के बाहर जा रहा है 1 के पास, दैट मीन्स 2 पे पॉजिटिव चार्ज। और जैसे 2 पे पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको, ये जो बॉन्ड था यहाँ पे बच्चों, इसको बस इरेज कर देना था यहाँ पे 2 3 को, और उसको बना देना था यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसी को अगर ढंग से बना दिया जाए तो ये 6 मेंबर रिंग बेसिकली बन गया है। तो 5 मेंबर रिंग से एक्सपेंड होकर किस में चला गया बच्चों, 6 मेंबर रिंग में, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहीं पे क्या करना था, वाटर का OH आके ऐड हो जाना है। जैसे वाटर का OH आके ऐड होगा तो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों इसमें, ये OH। तो ये फाइनल प्रोडक्ट रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन करा रहे हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 9th की बात करें हम लोग यहाँ पे है, तो इसमें भी क्या था यहाँ पे बच्चों, जैसे Br- को बाहर किया जाएगा यहाँ पे, तो इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इस केस में, यहाँ भी रिंग एक्सपेंशन होगा। तो पॉजिटिव चार्ज रिंग के जस्ट आउटसाइड वाले कार्बन पे होगा तो वहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो पाएगा। और रिंग एक्सपेंशन होगा तो सेम है बच्चों यहाँ पे है, ये 1 2 3 को कनेक्ट करना था बच्चों, यहाँ पे 2 3 को डिस्कनेक्ट करना था, हमेशा ये काम करेंगे। तो जब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा तो ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे CH3 है, और 2 पे पॉजिटिव, तो ये 2 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे CH3 था उसके एडिशन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। बच्चों अभी और भी ये ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल रीअरेंजमेंट होगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट फिर से होगा यहाँ पे। यहाँ का जो एक H है ये H- के फॉर्म में यहाँ पे आएगा, ये टर्सरी कार्बोटाइन बनना चाहेगा बच्चों यहाँ पे। तो ये CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज।
कि यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन भी हो रहा है और 1 to हाइड्राइड शिफ्ट भी हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे बन गया, अब इस केस में C2H5 आके ऐड हो जाएगा, और जैसे C2H5 आके ऐड होगा तो फाइनली बच्चों क्या रहता है इस केस में, यहाँ पे O C2H5 आके ऐड हो जाएगा लास्ट में, तो H प्लस डी प्रोटोनेट हो जाएगा, तो O C2H5 फाइनल प्रोडक्ट में बन जाएगा यहाँ पे। चलिए कुछ एग्जांपल और भी है यहाँ पे देख लेते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखना है कि वाटर है, तो इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है बच्चों फिशर प्रोडक्शन में दिया गया है। अब यहाँ पे वाटर का जैसे Br माइनस बाहर जाएगा कार्बोटेन बनेगा, तो वो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों टाइप का प्रोडक्ट बन सकता है बच्चों। तो ये क्या बनेगा इसमें CH3, जहाँ से Br माइनस बाहर जा रहा है वहीं पे OH को लगा दिया जाए, वाटर के OH को, तो वो क्या ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों इसमें रिटेंशन। और इसके अपोजिट साइड से अगर प्रोडक्ट बनाया जाए CH3, H को इधर ले आया जाए C2H5 और OH को इधर ले आया जाए, तो ये क्या था इन्वर्जन, तो ये रिटेंशन और ये क्या इन्वर्जन, तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेगा बच्चों यहाँ पे 50-50 अमाउंट में। और ये ओवरऑल क्या रहता है इनान्सियोमर्स पेयर, और इसी का अगर इक्वल अमाउंट बनना है तो वही क्या बन जाएगा बस बच्चों रेशमी मिक्सचर। चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है। इस एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो इसमें भी जैसे Br को बाहर करेंगे तो यहाँ भी दो प्रोडक्ट बनेगा इस केस में, यहाँ पे PH Me, यहाँ पे क्या रहेगा OH वाटर का OH आके ऐड हो जाएगा ET CH3H। एक और प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चों यहाँ पे है, इस केस में क्या बनेगा यहाँ पे PH OH Me ET H CH3। यहाँ पे दो कंपाउंड दो प्रोडक्ट तो बन रहा है बच्चों, बट इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो कैरल सेंटर वाला केस आ रहा है, तो एक दूसरे का मिरर इमेज ही नहीं है। और जब एक दूसरे का मिरर इमेज ही नहीं, क्योंकि इधर ET और इधर क्या आ गया बच्चों यहाँ पे H, और जब एक दूसरे का मिरर इमेज ही नहीं है यहाँ पे है, दैट मीन इसके बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे डायस्ट्रियोमर्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, तो ये डायस्ट्रोमर्स का रिलेशन आता है यहाँ पे रेशमी मिक्सचर ना बन के ये क्या हो रहा है डायस्ट्रोमर्स, क्योंकि दो कैरल सेंटर आ रहा है, इसके चलते ये मिरर इमेज नहीं आने दे रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखना है कि AgNO3 का रोल क्या रहता है Cl माइनस को बाहर करना। अब जैसे Cl माइनस बाहर जाएगा बच्चों यहाँ पे है, तो ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है कार्बोकेटाइन, तो इसको क्या बोल देते हैं बच्चों ट्रोपाइलियम केटायन, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये Cl माइनस इजली यहाँ से बाहर जाएगा, और जैसे ये केटायन बन गया अब वाटर का OH आके, तो ये एरोमेटिक बन रहा है जिसके चलते ये रिएक्शन पॉसिबल हो रहा है यहाँ पे। अब वाटर का OH आके जैसे वो बाहर गया तो वाटर का OH आके ऐड हो जाना है यहाँ पे, तो ये फाइनल प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। अब 13 एग्जांपल में जैसे यहाँ से Cl माइनस बाहर जाता है अगर वहाँ पे है, तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, और ये कैसा कंपाउंड बच गया बच्चों यहाँ पे एंटी एरोमेटिक। और जो एंटी एरोमेटिक में जो कभी भी कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहता वो हाई अनस्टेबल आता है यहाँ पे, तो ये यहाँ से बाहर जाएगा ही नहीं यहाँ पे, और जब बाहर जाएगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज ऑफ एंटी एरोमेटिक फॉर्मेशन, ये रिएक्शन होता ही नहीं यहाँ पे, ये बनेगा ही नहीं इस टाइप का यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी SN1 रिएक्शन नहीं हो रहा है बच्चों, इसको याद रखना था यहाँ पे। लास्ट एग्जांपल है बच्चों एक यहाँ पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये Br माइनस को बाहर करते हैं SN1 का केस होगा बच्चों, रिएजेंट देख के हम लोग पता कर पाएंगे यहाँ पे है। और जैसे ये Br माइनस बाहर जाता है बच्चों यहाँ पे है, तब इस केस में क्या होगा यहाँ पे कार्बोटाइन बन जाना यहाँ पे है। अब जैसे कार्बोटाइन बना बच्चों तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है उस केस में, और जब रीअरेंजमेंट होता है यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन, इस फाइव में रिंग के जस्ट आउटसाइड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो पाएगा इस केस में। इसको 1 2 3, तो 1 3 को कनेक्ट करना था, 2 3 का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, और जैसे 2 3 का बॉन्ड डिस्कनेक्ट हुआ था 2 पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगा बच्चों 6 मेंबर रिंग बन जाएगा यहाँ पे है। और ये 2 पे पॉजिटिव चार्ज आना यहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे आ जाएगा ये, और ये 1 का कार्बन अगर माने तो यहाँ पे इस टाइप से बन रहा था इस केस में, तो जैसे इस टाइप का बनेगा बच्चों यहाँ पे। अब देखने की ये क्या था यहाँ पे 2, अब यहाँ पे इस 5 मेंबर रिंग के जस्ट आउटसाइड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहाँ पे, और जस्ट आउट वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर से क्या करना था इसको 1, इसको 2 और इसको 3, अब फिर से इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, 2 3 का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, और जैसे 2 3 का बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा वहाँ पे, अब क्या होगा फाइनली यहाँ पे, तो ये भी पहले तो 6 मेंबर रिंग था ये, अब ये भी 6 मेंबर रिंग बन जाएगा,
और यहाँ पे 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता हमेशा। अब क्या होगा, वाटर का ओ एच आके ऐड हो पाएगा, तो अब यहाँ पे दोनों 6 में बडिंग हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोटाइन बन गया, इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकता है। तो अब इस केस में क्या होगा, वाटर का ओ एच आके ऐड हो जाना है वहाँ पे। तो ये 2 टाइम्स रिंग एक्सपेंशन हो रहा है बच्चा बेसिकली यहाँ पे। तो ये क्या होगा, ओ एच आके ऐड हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। तो ये हम लोग देख रहे थे SN1 रिएक्शन का इतना सारा एग्जाम्पल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। चलिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे वहाँ पे इसका SN1 का ही नेक्स्ट पार्ट, रिएक्टिविटी से रिलेटेड, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, या कुछ और भी रिएक्शंस वहाँ पे देखेंगे हम लोग वहाँ पे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा 12th वाले स्टूडेंट के बीच में शेयर करें, क्योंकि 12th बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पे। थैंक यू।